नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय हैं वो आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे औषधीय पौधों की खेती के बारे में, खासतौर से एलोवेरा, कालमेघ, अश्वगंधा, तुलसी, सतावर, ईसबगोल, इनकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और साथ ही बात करेंगे गन्ने की उन्नत खेती की भी। तो विषय आपने जान लिए हैं। इन विषय से संबंधित कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीना गुप्ता जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं ICAR के राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर SK पांडे जी। आप अध्यक्ष हैं ICAR के गन्ना प्रजनन संस्थान केंद्र करनाल से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी सर। धन्यवाद मुकुल जी। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे गन्ने की उन्नत खेती के बारे में। और जैसा हमने आपको बताया औषधीय पौधों की खेती जो है, क्योंकि आज के समय में अगर बात की जाए तो यहाँ एक हम देख सकते हैं सरकार ने भी किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया। और खासतौर से डॉक्टर वीना गुप्ता अगर देखें, जो किसान हैं उनका भी रुझान अब जाहिर तौर पर औषधीय पौधों की खेती की तरफ बढ़ा है। क्या स्थिति आज के समय में इसकी हमारे देश में? आज के समय में औषधीय पौधों की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है। आप या तो ये कह लीजिए कि किसान थोड़े ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। जो नॉर्मल खेती करते थे, गेहूं है, चावल है, उसके अलावा इन फसलों की औषधीय पौधों की खेती में वो अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इनसे जो है आपको पोषण के साथ साथ जो हेल्थ सिक्योरिटी है वो भी मिलती है इसके साथ में। और जो आप एलोपैथिक की जो दवाइयाँ खाते हैं उससे आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हमारे आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं उनको खाने से साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। क्योंकि आयुर्वेद जो काम करता है वो उसका यही है कि आयु को बढ़ाना। और जो एलोपैथिक की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक आप मान लो, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ, तो वो लाइफ के अगेंस्ट है, उसको ख़त्म करती हैं। लेकिन ये आयु को बढ़ाने वाली हैं। रोग को ये धीरे धीरे ख़त्म करती हैं और उसको ना होने की संभावनाएं बढ़ाती हैं। तो इसलिए हमारे किसान जो हैं अब इस साइड की तरफ ज़्यादा रुझान रख रहे हैं। जनरल पब्लिक भी जो है वो आज की डेट में औषधीय पौधों का सेवन थोड़ा सा ज़्यादा करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ जो लोग हैं वो स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुए हैं, तो देखिए सेहत आपकी ठीक रहेगी। साथ ही अगर बात की जाती है आर्थिक स्थिति की, तो वहाँ भी आपको काफ़ी लाभ इनके जरिए मिल सकता है। इस बारे में और विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। औषधीय पौधों का उपयोग दवा बनाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए इनकी खेती मुनाफे का सौदा है। बात अगर एलोवेरा की खेती की करें तो इसकी खेती किसी भी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। गुदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर की स्वस्थ पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। जहां एलोवेरा बो रहे हैं वहां ज्यादा पाला नहीं पड़ना चाहिए। एलोवेरा की खेती में पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। इसकी सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई होती है। वहीं कालमेघ की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई मिट्टी अच्छी होती है। कालमेघ की खेती के लिए बीज को सीधा खेतों में नहीं उगाया जाता। इसके लिए पौध को पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है। नर्सरी में इसकी पौध तैयार करने के लिए पहले क्यारियों की जुताई कर उनमें गोबर की पुरानी खाद या जैविक खाद डालकर उसे मिट्टी में मिला दे। उसके बाद उचित लंबाई और चौड़ाई की क्यारी तैयार करें। अश्वगंधा की खेती अच्छे जल निकास वाली बलुई, दोमट मिट्टी या हल्की लाल मिट्टी में कर सकते हैं। रोपाई के समय पौधों के बीच 8 से 10 और पंक्तियों के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई पर ना बोए। वहीं तुलसी बोने के लिए इसके बीजों को मिश्रित मिट्टी में रोपकर तुरंत पानी दें। 1 बीघा जमीन पर खेती के लिए 1 किलो बीज काफी रहते हैं। एक सीजन में तुलसी की 8 क्विंटल तक पैदावार हो जाती है। सतावर बोने के लिए 1 हेक्टेयर में 12 किलो बीज लगते हैं। सतावर की क्यारी बनाने के लिए 1 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी क्यारी बनाकर बीजों को क्यारी में 15 सेंटीमीटर नीचे बोकर ऊपर हल्की मिट्टी से ढक दे। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें।
बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों के अंदर बीजों का अंकुरण होने लगता है। आप 2 महीने के अंदर सतावर के पौधों की रुपाई कर सकते हैं। इस बगुल की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। कतार में बुआई के लिए 4 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए लगते हैं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। बोने के तुरंत बाद सिंचाई करें। इसकी फसल 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो जानकारी ली आपने अलग अलग औषधीय पौधों की खेती के बारे में। विस्तार से हमारे जो विशेषज्ञ हैं इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अब आइए यहाँ रुक कर लेते हैं। डॉक्टर पांडे का भी करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पांडे, जानना चाहेंगे आपसे, गन्ने की जब उन्नत खेती की जैसे ही हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर उन्नत तकनीक जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है और उसके पीछे हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं लगातार शोध अनुसंधान भी करते हैं। किस तरीके की स्थिति आज हमारे देश में है गन्ने की उन्नत खेती को लेकर? जी डॉक्टर पांडे। कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं डॉक्टर पांडे से जो जानकारी है वो लेंगे, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे देश की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है और उसके साथ साथ ये ज़रूरी हो जाता है कि हर किसान को ना सिर्फ खेती बल्कि जो तकनीकी ज्ञान है वो भी मिलना चाहिए। जी डॉक्टर पांडे, क्या जानकारी आप दे रहे थे? जैसा सर्वविदित है कि गन्ना एक नकदी फसल है और हमारे किसान भाइयों को कम लागत अधिक लाभ मिलता है जी। और गन्ने की खेती वैदिक काल से होती आ रही है और हमारे किसान भाई वैदिक काल से खेती हो रही है और अभी 2021-22 में भी कुछ किसान भाई उन उन्नत विधियों को अपने खेत पे लागू नहीं कर पा रहे हैं जी। फिर भी हमारे आज जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, हमारे गन्ना संस्थानों ने इतनी उन्नत विधियां शोध करके निकाली हैं जी। जो किसान भाई इसको लागू कर रहे हैं अपने खेत पे, काफी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे गन्ना उत्पादकों की जो भारत में प्रतिशतता है उसमें से 35% तक इस नई उन्नत तकनीकों का उपयोग कर काफी लाभ ले रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई जो गांव दूर दराज ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां तक कि उनके तक प्रसार नहीं हो पाया, उनको जरूरत है आप जैसे माध्यम से गन्ने की उन्नत तकनीकों को पहुंचाने का जी। और बहुत सारी उन्नत तकनीकें विकसित की जा चुकी हैं। गन्ने की बुआई से लेके गन्ने की कटाई तक यांत्रिकरण, जो मजदूरों की संख्या और मजदूरों की जो समस्या हो गई है इसके लिए यांत्रिकरण भी हर चरण पर विकसित किया जा चुका है और हमारे किसान भाई जो लागू कर रहे हैं कम लागत में अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। जी, कम लागत में अच्छी उपज मिल सकती है और मुनाफे की जो मिठास है वो लगातार बढ़ रही है गन्ने की खेती में भी। इस बारे में और विस्तार से आपसे मैं जानकारी लूंगा, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर भी। शरदकालीन गन्ने की बुआई 15 नवंबर से पहले पूरी कर ले। इसके बाद तापमान गिरने से बोए गए गन्ने का अंकुरण अच्छा नहीं होता। गन्ना बोने के लिए खेत तैयार करते समय सबसे पहले एक बार गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके खेत की मिट्टी को समतल और भुरभुरी बनाएं। गन्ने के खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए सर्दी के मौसम में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। गन्ने की फसल में खरपतवार की ज्यादा समस्या नहीं होती। खेत की मेड़ों पर पुआल बिछाने से खरपतवार कम निकलते हैं। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद निराई गुड़ाई जरूर करें। संवर्धित ट्राइकोडर्मा 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 200 किलो गोबर की खाद या प्रेस मड के साथ मिलाकर नालियों में इस्तेमाल करें या संवर्धित ट्राइकोडर्मा मिलाकर प्रेस मड के 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ना पंक्तियों में डालने से पेड़ों का फुटाव अच्छा होता है। गन्ना पंक्तियों से सटाकर गहरी जुताई कर उर्वरकों का इस्तेमाल करें। 200 किलो यूरिया, 130 किलो डीएपी और 100 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। पौधों को गिरने से बचाने के लिए 2 बार मिट्टी चढ़ाएं और साथ ही गन्नों की बंधाई भी करें। इस समय लगाए गए पौधों में पहली बार फरवरी मार्च और दूसरी बार मई में मिट्टी चढ़ाएं। अच्छी पेड़ी लेने के लिए गन्ने की कटाई सतह से करें जिससे फुटाव अच्छा हो।
तो गन्ने की खेती से संबंधित जानकारी आपने ली इस रिपोर्ट में, और ये बेहद ज़रूरी कि ना सिर्फ जो उन्नत किस्में हैं वो हमारे किसानों को पता हों, बल्कि उसके पीछे जो उन्नत तकनीक है, जब तक उसकी जानकारी किसानों के पास नहीं पहुंचेगी, अच्छी उपज जो है या जो उम्मीद हर एक किसान की रहती है वो तब तक पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि उन्नत तकनीक जो है वो आप लगातार अपनाते रहें। साथ ही यहाँ सबसे पहले डॉक्टर वीना गुप्ता, आपसे भी अब हम यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एलोवेरा की अगर हम पहले बात करते हैं तो काफ़ी प्रचलित ये फसल हो चुकी है जिसका इस्तेमाल हम देखते हैं अलग अलग उत्पादों में किया जाता है। किसान जो इसकी खेती करना चाहते हैं कैसे इसकी शुरुआत करें? मुकुल जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल एलोवेरा का जो इस्तेमाल है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में किया जा रहा है, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो दवाइयों के लिए हो, क्योंकि इसकी जो जेल है वो स्किन को अच्छा करने के साथ साथ पेट में जैसे जो अल्सर होते हैं, जो हम एसिडिटी की जिसे प्रॉब्लम होती है, उससे अंदर की जो लाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है, सूख जाती है। तो उससे क्या होता है, जब खाना आपका अंदर जाता है तो वो रगड़ खाने से अंदर अल्सर हो जाते हैं। तो उसके लिए भी एलोवेरा की जेल जो है वो बहुत अच्छी है। इसकी खेती करने के लिए किसान भाई जो इसको इस सकर्स से लगाते हैं, जो इसके छोटे पौधे होते हैं, मदर प्लांट्स के साथ में निकलते हैं। तो 1 से 1.5 साल तक का जो छोटा पौधा जैसा आप देख रहे हैं, वो पौधा आप मिट्टी में, रेतीली मिट्टी है जिसमें पानी का ज़्यादा रुकाव ना हो, ऐसी मिट्टी में इसे लगाया जाता है जी। और मतलब 5-6 महीने में इसकी पत्तियां जो हैं वो अच्छी ग्रो कर जाती हैं। तो आपकी जो 1 से 1.5 फुट तक की जो पत्ती होती है, जैसे ये सर्कल में निकलती हैं इसकी पत्तियां गोलधारे के अंदर, तो जो बाहर वाले सर्कल की पत्तियां होती हैं, जो सबसे बाहर का सर्कल होता है, आप उसको बिल्कुल नीचे से जो है एक छोटा सा सफ़ेद हिस्सा होता है, आप बिल्कुल वहां से पकड़ के उसको निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको बीच में से आप तोड़ेंगे तो उसकी जो जेल वाला हिस्सा है वो कट जाएगा और उससे पत्ती तो खराब होगी ही, लेकिन आपको ईल्ड भी कम मिलेगी। तो ये सावधानी भी देखिए आपको लगातार बरतनी होगी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि तो अगर तुलसी की खेती करना चाहे तो मतलब कितने एकड़ में लगाएं, कैसे क्या, इसकी जानकारी लेनी है। चलिए, तुलसी की खेती आप करना चाहते हैं, डॉक्टर वीना गुप्ता क्या जानकारी देना चाहिए? तुलसी की खेती के लिए आप कितने एकड़ में लगाएं ये तो आपकी जमीन पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना एरिया है और आप कितने में लगा सकते हैं, है ना। तो आप सारे अपने खेत में लगाना चाहते हैं तुलसी, या आप उसके साथ कोई दूसरी फसल भी लेना चाहते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। लेकिन इसके साथ दूसरी फसल लेना एक अच्छा विकल्प रहेगा? हाँ, इसके साथ दूसरी फसल आप ले सकते हो, क्योंकि तुलसी के जो पौधे आप एक रो में लगाएं और दूसरी कोई क्रॉप आप, जैसे तुलसी अभी नवंबर में जो है वो हम लगाना शुरू करेंगे। इसकी पहले नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी के बाद इसको हम अपने खेत में रोपाई करते हैं जी। तो बीच में आप अगर तुलसी के साथ कोई दूसरी फसल भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कुछ विकल्प आप सुझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कौन सी दूसरी फसल अगर वो दलहन की फसल है, जैसे दालें हैं, आप मूंग की दाल है या फिर उड़द है, जो छोटी होती हैं और तुलसी के बराबर का ही उनका जो ग्रोथ है उसके बराबर ही होती है जी। तो आप वो भी अपनी खेत में तुलसी के पौधे के साथ लगा सकते हैं जी, बिल्कुल। और कुछ किसान तो हरी खाद के रूप में भी जो तुलसी है उसका इस्तेमाल करते हैं, पूरे खेत में जो तुलसी है उसकी खेती की जाती है, जिसके फायदा उन्हें अगली फसल जब वो लगाते हैं तो वहां पर उनको मिल पाता है। साथ ही डॉक्टर पांडे, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है गन्ने की खेती और लगातार जो तकनीकी बदलाव आ रहे हैं, खासतौर से अब शरदकालीन गन्ने की जो खेती है हमारे किसान करते हैं इस समय में, कब तक इसके एक उचित समय हम मान सकते हैं? क्योंकि तापमान में लगातार जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं तो जाहिर तौर पर तापमान में बदलाव देखा जाता है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ही गन्ने की बुआई की जानी चाहिए। 15 नवंबर के बाद जब तापमान गिर जाता है तो गन्ने की बोई गई, लेट में बोई गई फसल में जमाव नहीं होता जी। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, अब 15 नवंबर के बाद गन्ने की सीधी बुआई खेत में करने ये से उनका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए बिजाई बंद कर। चलिए, समय का ख्याल रखना होगा किसानों को। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर नमस्कार। नमस्कार शिव जी। हमें ये पूछना था जी, हमने 1 हेक्टेयर गन्ना लगा रखा है जी।
और जी उसमें जो है हमने 3 बार कार्बेंडाजिम प्लस मैकोजैब का स्प्रे किया था जी फंगस का जी। और जी इसके बावजूद भी जो है फंगस आ जाती है बाद में कुछ समय पश्चात फंगस की समस्या आ जाती है। हाँ जी। चलिए बिल्कुल डॉक्टर पांडे, जो शिव कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का इन्होंने स्प्रे भी किया, लेकिन फिर भी जो समस्या है लगातार आ रही है, क्या किया जाए? क्या किस अवस्था की बात कर रहे हैं आप? गन्ने की फसल किस अवस्था में बात कर रही है? उत्तर प्रदेश से। हाँ, गन्ने की फसल किस अवस्था में है, क्या उम्र है उसकी, और किस लिए? अब देखो आपको बताऊं कि फंजीसाइड का या किसी भी कीटनाशी का प्रयोग किसी खास कीड़े या बीमारी के लगने पर उसकी पहचान होने के बाद ही डालते हैं। और वैसे कार्बेंडाजिम से बिजाई के समय बीज शोधन करना अति आवश्यक है, और आगे चलने के बाद उसमें पोका बोइंग, तरह तरह की अन्य बीमारियां जो अभी किसानों को काफी समस्या बनी है, अगर पोका बोइंग लगता है तो पुनः कार्बेंडाजिम का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ छिड़काव करते हैं। अब आपने किस बीमारी के लिए छिड़काव किया नहीं किया, तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जब हम बिजाई करें तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर बीज शोधन करें, और कम से कम 20 मिनट तक बीज को डुबा के रखें जी। और किसान भाइयों, मैं आपको ये बताऊं कि गन्ने की बिजाई से पूर्व बीज टुकड़ों, जिसको बीज की आंख कहते हैं जी, 3 आंख, अधिक से अधिक 3 आंख की अनुशंसा पहले थी, जो अभी भी किसान 3 से 5 8 आंख तक करते हैं। मैं सलाह दूंगा कि अधिक से अधिक 2 आंखों की पूरी ही बिजाई करें जी। अगर संभव हो 1 आंख की बिजाई करें, 100% जमा होगा। और जब बीज काटने के बाद जी कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसमें 20 मिनट से कम बीज को नहीं रखें। किसान भाई क्या करते हैं कि पूरी काटे, 2 मिनट के लिए आंखों को डुबाया, निकाल के फिर बिजाई कर दिए। दूसरा, इसलिए किसान भाई आपको, और आगे अगर कोई लक्षण दिखाई दे कि फंगस के द्वारा, बीमारी बहुत तरह से होती है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जब उचित पहचान हो जाए तो उस तरह से आप प्रयोग करें, और जो अनुशंसित दवाएं हम लोगों ने की है जरूर फायदा करें। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो 1 से 2 आंख यानी जो पोरी है उतनी काफ़ी रहेगी, और ये आपका फ़ायदा मिलेगा जब आप चीनी मिल में लेकर जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा आपको जो लाभ है इसका मिल सकेगा। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं औषधीय खेती, जो पौधे हैं उनकी खेती के बारे में, और साथ ही साथ गन्ने की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल बालाघाट मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? संपर्क शायद इनके साथ हमारा अभी नहीं हो पा रहा है, कोशिश हम कर रहे थे। एक और दर्शक लाइन पर बने हुए हैं। हेलो हेलो जी, अभिषेक जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, मेरा तो एक क्वेश्चन था कि मैं एलोवेरा का खेती करना चाह रहा हूँ।
जी। तो सर उसमें मुझे क्या क्या मतलब उसका कैसा मिट्टी का जरूरत होगा सर, उसमें कैसा मतलब हमको ये थोड़ा जानकारी चाहिए था। चलिए, किस तरह की मिट्टी होगी, कौन सी अच्छी किस्में हैं, मैं चाहूँगा डॉक्टर मीना आप इसकी सारी जानकारी दें। अभिषेक जी, जो एलोवेरा की खेती है वो आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, बस ये है कि पानी वहाँ पे ना रुकना चाहिए। और इसकी खेती के लिए आप जो अच्छी बीज है या जो आप कहो कि किस्म जो है इसकी, वो ICR का एक इंस्टीट्यूट है, DMAPR, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, आनंद, वहाँ उन्होंने कुछ इसकी उन्नत किस्में डेवलप करी हैं और इसकी खेती के बारे में भी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। तो आप वहाँ से लिख के, वो लोग सप्लाई भी करते हैं, बेचते हैं पौध को, तो आप वहाँ से पौध लेके अपने खेत में पौध लगा सकते हैं। 15 से 15 सेंटीमीटर पौधे की दूरी और 30 सेंटीमीटर 2 लाइनों के बीच की दूरी, उसमें आप लगाएं। और उसके बाद आप जो है वो 6 से या 7 महीने के बाद उसमें से पत्तियां जो हैं वो ले सकते हैं। साल भर में आप 2 या 3 बार इसमें से फसल ले सकते हैं और ये पत्तियों को आप इकट्ठा करके आप चाहें तो ये पत्तियां डायरेक्टली भी बेच सकते हैं, पर इसके लिए आपको मार्केट देखनी पड़ेगी, या फिर ये कि इसमें से आप जेल निकाल के, जेल का संसाधन करके फिर आप उस जेल को भी बेच सकते हैं। परंतु जो जेल का संसाधन है वो थोड़ी प्रक्रिया मुश्किल होती है, इसलिए हम किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं कि फ्रेश पत्तियां काट के और उनको सीधा जो भी जिस कंपनी में भी आप बेचना चाहते हैं या मंडी में बेचना चाहते हैं, आप सीधा बोरों में भर के वहाँ ले जाइए और इनको वहाँ पर बेच दीजिए। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर मीना, क्या ये महत्वपूर्ण है कि पहले हम बाजार की जानकारी लें और उसके बाद इस तरह की जो फसलें हैं उनका चयन किया जाए? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि औषधीय पौधों की जो खेती है वो अभी इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है कि हर कोई इसके बारे में जानता हो, इसकी क्वालिटी के बारे में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी की फसल बहुत ज़्यादा रेट में चली जाती है, किसी की फसल को कोई खरीदता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले जानकारी अगर आप ले लें खेती करने से पहले ही कि आप अपना माल कहाँ बेच सकते हैं, किसको दे सकते हैं और वो कैसे खरीदेंगे, तो आपको ज़्यादा मुनाफा रहेगा। वैसे जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उन लोगों ने भी एक अपना ये प्रक्रम चलाया है कि वो किसान भाइयों को अपनी खेती के बारे में भी बताते हैं, पौध भी देते हैं, और कई बारी वो लोग इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बाईबैक की स्कीम भी चलाते हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया तरीका है किसानों के लिए जो पहली बार इसको मतलब शुरू करना चाहते हैं खेती को। बाद में तो आपके अपने कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। पर हम सलाह यही देंगे कि पहली बार आप मार्केट को अच्छी तरह से देख के उसके बाद ही खेती शुरू करें। जिसका डिमांड हो उसी की खेती क्या फायदेमंद आपको रहेगी। जी बिल्कुल, बाजार की तरफ पूरा ध्यान रखना होगा। यानी रख नहीं सकते हो और इसको आप खा भी नहीं सकते हो। गेहूं चावल आपका नहीं बिका तो आप घर में खा सकते हो, लेकिन ये तो आपको मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप पहले से पूरी जानकारी रखें। इसी के साथ काल्मेघ और अश्वगंधा की भी अगर हम बात करते हैं डॉक्टर वीना, तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए किसानों को? जैसा भी आपने बताया कि पहले तो ना सिर्फ बाजार की जानकारी ले लें, और उससे पहले क्या जो इनके लिए प्रशिक्षण है वो जरूरी है किसानों को? प्रशिक्षण अगर आप किसानों को मिले तो ज़्यादा अच्छी खेती हो जाती है। तो प्रशिक्षण के लिए भी जो DMAPR है या CMAP इंस्टीट्यूट्स हैं, CSIR के हैं कुछ इंस्टीट्यूट जो समय समय पर औषधीय पौधों की खेती के बारे में 10 दिन का या चलिए इस बारे में और भी जानकारी आपसे हम लेंगे आगे। यहाँ डॉक्टर पांडे, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो बिजाई है उसको कैसे हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती अवस्था में ही हर एक किसान की उम्मीद ये रहती है कि जो फुटाव है वो कैसा हो रहा है, और इस दौरान भी और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहले तो मेरे दिमाग में एक बात ये आई कि कालमेघ की खेती या मेडिसिनल प्लांट की जब हम खेती करते हैं तो आज हम गन्ने की उन्नत पद्धति में गन्ने की खेती 4 से 5 और 8 फीट तक होती है। रो टू रो, लाइन से कतार हम 4 से 8 फीट तक गन्ने की रोपाई करते हैं और बीच में हम अंतर फसल लेते हैं। आज मैं मेडिसिनल प्लांट के वैज्ञानिक के साथ किसानों को सलाह दे रहा हूँ, तो मैं उचित समझता हूँ कि अंतर फसल के रूप में एलोवेरा, तुलसी और कालमेघ को हम ले सकते हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न किया, उन्नत विधियों में किसान भाई अगर अपने गन्ने की खेती में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें जिसमें उनका लागत कम होगा और आय ज्यादा होगी,
केवल कतार से कतार की दूरी बढ़ा दें, मात्र एक काम करें जो आज 27.5 इंच पर लगा रहे हैं उसको 4 फीट पे बुआई करें तो निश्चित रूप से जो वर्तमान में इनकी आय है इससे 2-3 गुनी आय हो जाए। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं जी, इनका समेकित प्रभाव पड़ता है गन्ने के उत्पादन पर। तो किसान भाई कोशिश करें कि 2 आंख का बीज टुकड़ा लगाएं और 4 फीट से कम पे गन्ना लगाएं ही नहीं। गन्ना C4 ग्रुप का पौधा है, इसको हवा, पानी और रोशनी अगर प्रॉपर मिलती है तो हमें बहुत सारी खाद वाद देने की जरूरत नहीं है, उत्पादन जितना किसान भाई ले रहे हैं उससे ज्यादा पाएंगे। डॉक्टर पांडे, लेकिन इसमें किस्मों का योगदान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? किस्मों का योगदान बहुत ही अधिक है और किस्मों का अच्छी किस्में, उन्नत किस्में अच्छी पैदावार देती हैं, यह सत्य है। इस दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया और जितने ही गन्ना के संस्थान हैं गन्ने की उन्नत किस्मों को रिलीज कर रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं जी। और हमारे संस्थान से विकसित CO 0238 किस्म जिसका प्रतिशत खेती जिसकी 55 से 60% पूरे देश में जी, और उत्तर प्रदेश में तो ये 80% तक एक ही वैरायटी जो हमारे केंद्र की है CO 0238 की खेती हो रही है जी। और ये वर्ष 2009 में रिलीज हुई थी। बहुत प्रचलित किस्म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर CO 238 ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि और भी जगह हमने देखा किस तरीके से जो उसका परिणाम आता है और किसान काफी खुश इस किस्म को अपनाकर भी उनको मुनाफा बढ़ रहा है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ नमस्कार, मैं देवेंद्र त्रिपाठी बोल रहा हूँ जी, राजस्थान से जी। देवेंद्र जी, हमको ये जानना है कि हमारा करीब 4 बीघा जमीन है, वो थोड़ा पथरीली जमीन है जी, तो पत्थर और ये सैंड मिक्स ये मिट्टी रहती मिक्स, तो उसके अंदर कौन से औषधि पौधे हम लोग लगा सकते हैं? उस जमीन के लिए कौन से सबसे ज्यादा सुटेबल रहेंगे? चलिए, भीलवाड़ा से जुड़े हैं, पथरीली जमीन बता रहे हैं, कौन सा औषधीय पौधा उचित रहेगा? आप अपने एरिया के अंदर एलोवेरा लगा सकते हैं और आप अश्वगंध की खेती भी वहाँ पर कर सकते हैं जी। कौन सी? अश्वगंधा। हाँ, अश्वगंधा भी आप लगा सकते हैं और अश्वगंधा की या असगंध की अच्छी किस्में जो हैं वो जैसे जवाहर असगंध है 134 या पोशिता है, जवाहर असगंध 16 है, ये वैरायटीज़ आप DMAPR आनंद से इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं और इसको अपने खेत में लगा सकते हैं। एलोवेरा के लिए भी आप उनसे ही कांटेक्ट करके पौधे ले सकते हैं और अपनी उसमें लगा सकते हैं। थोड़ी पथरीली ज़मीन में अश्वगंधा थोड़ा सा कम चलेगा, लेकिन फिर भी आप उसको लगा सकते हैं वहाँ पर जी। बिल्कुल, और लेकिन कभी कभी देखते हैं डॉक्टर वीना कि जो बीज की उपलब्धता है वो किसानों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बन जाती है। इस दिशा में और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि हमारे देश में बीज ग्राम विकसित हो रहे हैं और जो सफल किसान हैं उनके ज़रिए भी कोशिश यही की जा रही है कि अगर एक कड़ी मिली है तो उस कड़ी से और भी लोग जो हैं जुड़ सकें। हाँ, बीज के लिए अभी तो DMAPR तो जी बीज बेचता ही है। इसके अलावा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने भी अपने आउटलेट्स खोले हैं। इन्होंने हर स्टेट के अंदर एक स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है जो किसानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और आप चाहें तो जो राजस्थान में उदयपुर के अंदर जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, आप वहाँ के अधिकारी से जाकर मिल सकते हैं। वो आपको तमाम जानकारी भी देंगे और इसके अलावा और आप क्या लगा सकते हो, कहाँ से वो बीज मिलेगा, किस रेट पर मिलेगा, मार्केट में आप उसको कहाँ दे सकते हो, वो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड उदयपुर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं नंदस्वरूप जी? नियमित दर्शक। सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी पड़ता है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि गन्ना बोआई के लिए उसमें कितने गन्ने में कितने प्रतिशत पानी हो, कितने प्रतिशत चीनी होनी चाहिए जो हमारे बुआई के लिए उपयुक्त है? दूसरी चीज, जब हम मिल पे ले जाएं तो कितने प्रतिशत में पानी हो, कितने प्रतिशत चीनी हो जिसके लिए मिल पे ले जाएं? और हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारा गन्ना परफेक्ट हो गया कि भी कच्चा? किस प्रकार से पहचान सकते? तो सीधे साधे किसान है, हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं है जी, लेकिन फिर भी काफी जानकारी ये रखते हैं नियमित दर्शक हमारे नंदस्वरूप जी। डॉक्टर पांडे, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे इनको? नंदस्वरूप जी, जब गन्ने की कोई भी किस्म विकसित की जाती है तो 2 किस्म की श्रेणियां हैं। एक है
अगाध किस्म, दूसरी है मध्य अगाध। तो अगाध किस्म में सर्वथा चीनी की मात्रा अधिक होती है और पक्वता की समय कम होता है, और मध्य अगाध में चीनी की मात्रा कम होती है, पकने का समय ज्यादा होता है। तो किस्म के नाम से आप समझ सकते हैं कि कौन सी। और अभी का जो प्रचलन हो गया है पूरे भारत में, हमारी जितनी चीनी मिलें हैं जी, केवल अगाध किस्म जिसको अर्ली ग्रुप की किस्में हैं उन्हीं को पसंद कर रही हैं जी। तो अगाध, और हम लोग जब वैरायटी निकाल भी रहे हैं तो कोशिश यही कर रहे हैं कि मध्य अगाध वाली किस्मों को नहीं निकाल रहे हैं और अगाध किस्में ही निकाल रहे हैं, और यही उपयुक्त है किसान भाइयों के लिए। जी बिल्कुल, अलग अलग किस्में जो हैं काफ़ी उपयुक्त। लेकिन डॉक्टर पांडे, कई ऐसे रोग हैं जो कहीं ना कहीं गन्ना किसानों के सामने एक चुनौती खड़ी कर देते हैं। उस दिशा में किस तरीके से काम चल रहा है? क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो किस्में हैं उन पर भी कार्य किया जा रहा है? जब कोई भी किस्म गन्ने की निकाली जाती है जी, तो खास करके गन्ने का लाल सड़न रोग, जो कि अगर गन्ने की कैंसर इसको कहते हैं, अगर ये बीमारी लग गई तो गन्ने की खेती होगी ही नहीं, और विल्ट, सूखा रोग। तो इन दो रोगों के लिए हमारे यहाँ से प्रतिरोधी किस्म, जितने संस्थान हैं जो भी वैरायटी निकालते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जी। जब जिस वैरायटी में विल्ट और रेड रॉट नामक बीमारी नहीं आ रही है, हम लोग शोध के दौरान ये देखते हैं, जिसमें नहीं है उसी को रिलीज करते हैं जी। आपने ही जब गन्ने की खेती होती है तो थोड़े बहुत ऐसे रोग लगते हैं जिनका प्रबंधन कर सकते हैं, जिनका हम उपचार कर सकते हैं, उनके लिए उपयुक्त उपचार उपस्थित है जी। लेकिन भी हम वैरायटी निकालते हैं तो उसमें लाल सड़न रोग से और सूखा रोग से प्रतिरोधी होती ही है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे देखिए हमारे किसानों के सामने जो कभी कभी नुकसान की गुंजाइश उनको नज़र आने लगती थी, उसको अब पूरी तरीके से खत्म करने की कवायद यहाँ चल रही है। अलग अलग जो रोग हैं उनसे फसल का बचाव हो सके और गन्ने के ज़रिए अच्छा खासा मुनाफा जो है किसानों को मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी आपको हम बताएंगे किस तरीके से आप गन्ने की उन्नत खेती ले कर सकते हैं और साथ ही औषधीय पौधों की खेती करके भी अच्छा लाभ आप कमा सकेंगे। सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में और कैसे गन्ने की उन्नत खेती आप कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका किशन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, हाँ जी, क्या जानना चाह रहे हैं कृष्ण जी? हाँ, मैं सर गन्ना के बारे में जानना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा फोन शामिल करने के लिए। जी शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे 238 वैरायटी लगा रखी है सर मैंने, तो 238 जी, और इसके बारे में मुझे सवाल है, 10 साल ध्यान से सुने जी। एक तो जो मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चला कि ये जो 238 वैरायटी है प्रतिरोधक क्षमता इसमें इतनी खो भी है, ज्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल होने के कारण। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि 100% यदि इसकी प्रतिरोधक क्षमता वापस जाए, इसके लिए हमें क्या क्या करनी होंगे, क्या क्या चीजें करनी होंगी। और कुछ लोग बता रहे हैं कि अगस्त के बाद का स्प्रे करने की क्षमता नहीं होती, जब अच्छा होता है तो उसके बारे में क्या करें, अभी दवाई डालनी पड़ती है तो, और मुड्ढी बड़ी हो जाती है, मुड्ढी में हम क्या करेंगे, अभी बाकी स्टील वगैरह हम इसके है पहली बार के गन्ने में, लेकिन जो मुड्ढी दूसरी साल की होती है उसके लिए क्या करें, और क्या ये चीनी मिलों जी बिल्कुल। तो देखिए कृष्ण जी ने कई सवाल वो जानना चाह रहे हैं। CO 238 जो किस्म है वो उन्होंने लगा रखी है, और जाहिर तौर पर क्योंकि ये भी कहा जाता है, डॉक्टर पांडे आपसे इस बात की जानकारी हम लेना चाहेंगे, जैसा कि जो कृष्ण जी थे जानना चाह रहे थे, CO 238 उन्होंने किस्म ली हुई है और इसमें लगातार कोशिश उनकी यही है कि कैसे खासतौर से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो और बेहतर हो सके। इसके लिए क्या सावधानी बरतनी होगी किसानों को? गेहूं और धान का बीज तो किसान प्रतिवर्ष बदल देता है जी, और गन्ने का वही बीज बरसों से ये अपने ही खेत से लेके गन्ने की खेती ये गन्ने से करते हैं, न कि गन्ने की बीज से करते हैं। मैंने कहा कि धान और गेहूं का बीज बदल देते हैं, अन्य फसलों का बीज बदलते रहते हैं और लगातार एक ही फसल को, गन्ने को ही गन्ना की बिजाई करते हैं, ये गन्ने का बीज नहीं बनाते जी। तो इनको तो सबसे बड़ी सलाह ये दी जा रही है कि किसान भाई पहले अपने गन्ने का बीज बनाओ, जिसमें नया बीज बनाने से उसमें प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता और उसकी वायबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो लोग, और उत्तर प्रदेश में जहाँ से ये बात कर रहे हैं, हमारे किसान गन्ना के ऊपर गन्ना न फसल, कोई भी लोगों को सिस्टम नहीं है कि गन्ना की खेती में क्रॉप रोटेशन जी या रेटून मैनेजमेंट या कुछ 2-2, 3-3 पेड़ी लेंगे तो उसमें भी कार्यक्रम नहीं करते। केवल ये समझते हैं कि वैरायटी ही ऐसी हो जो इनके घर में इतना आय पैदा कर दे, करना कुछ न पड़े जी। ये लोगों को कुछ करने की आवश्यकता है। आज 2022 में हम जा रहे हैं प्रवेश करने, हमारे पास इतनी उन्नत तकनीकी है और आज भी ये 60 सेंटीमीटर पर खेती करते हैं। तो किसान भाई केवल ये चाहें कि वैरायटी ही इनका उत्पादन का एक जरिया बनेगी तो न बने, और आप हमसे संपर्क करें। आप बागपत से, हमारे करनाल के बगल में आए, हम आपको उन्नत तकनीकी देंगे जी। और उसके साथ साथ फसल चक्र अपनाना बेहद जरूरी। बिल्कुल, फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद लगाएं, कंपोस्ट डालें, कुछ डालते नहीं, बस गन्ना पे गन्ना, गन्ना पे गन्ना। फसल चक्र अपनाएंगे तो जाहिर तौर पर प्राकृतिक रूप से ही देखिए कई रोगों की समस्या कम हो सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, इनका भी सवाल जल्दी से शामिल कर लेते हैं। ये हमारे साथ मंडी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार लीलामणि जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी जो हाइट है 8000 हाइट है, सुंदरता से हाइट है हमारी जी, तो हमारे लिए, और जो मिट्टी हमारी बालू मिट्टी है थोड़ी जी, तो यहाँ कौन से औषधीय पौधे कामयाब हो सकते हैं? चलिए, समुद्र तल से 8 फीट की ऊंचाई पर मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं यहाँ पर बलुई मिट्टी है और उसमें औषधीय कौन सा पौधा लगा सकते हैं? लीलामणि जी, आप जिस हाइट और जो टेम्परेचर आपका जो एनवायरनमेंट है वो कोल्ड एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे आप जो है कोल्ड एरिड प्लांट्स हैं, जैसे आप पोडोफाइलम है, कुटकी जिसे कहते हैं, उसकी खेती आप वहाँ पे कर सकते हैं। और अतीस है, जैसे अतीस वहाँ लगा सकते हैं।
एक स्टीविया रुबोडियाना है प्लांट, जिसको कि मधुर तुलसी या जिसमें कि आपको एनर्जी कम होती है, कैलोरीज कम होती है, पर चीनी से भी ज़्यादा मीठी होती है। तो आप इस स्टीविया रुबोडियाना की भी खेती अपने एरिया में कर सकते हैं। जी, और उसके साथ ही डॉक्टर वीना, ईसबगोल की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की परिस्थितियाँ चाहिए उसके लिए? ईसबगोल के लिए देखिए, आप जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसको जब आप बुआई करते हैं तो टाइमली कर देनी चाहिए। जैसे अक्टूबर एंड में है तो अंतिम सप्ताह तक इसको कर देना चाहिए, क्योंकि जो मेन इसमें प्रॉब्लम आती है जब इसमें बाली बनती है या पकती है, उस टाइम अगर जरा सी भी ज़्यादा नमी हो एटमॉस्फेयर में तो इसमें शैटरिंग हो जाती है और बीज सारा गिर जाता है जी। तो आपको इसका एक ध्यान रखना है कि बड़े टाइमली ईसबगोल की बुआई करें। और ईसबगोल के लिए 5 किस्में हैं जो बहुत बढ़िया हैं। गुजरात ईसबगोल 1 है, गुजरात ईसबगोल 2 और कुछ हिसार की वैरायटी है, हिसार ईसबगोल 5, जिसके आप बीज हिसार से भी ले सकते हैं और आनंद से भी ले सकते हैं। इन बीजों को लें और इनकी बुआई करें आप। इसका एक ध्यान रखें कि पानी जो है बाली पकने के समय पे बारिश ना हो, तो टाइमली करें। और ईसबगोल की तो आपको इम्पोर्टेंस तो पता ही है कि भस्म इसकी जो हस्क है उसी का मेन इम्पोर्टेंट है जी। तो ये फसलें आप ले सकते हैं। और दूसरा, आप शतावर की अगर आप खेती करना चाहें तो शतावर के जो बीज हैं आप उसको बीजों से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से ही शतावर जो है वो चलती है जी। बीजों से लगाने के लिए सिर्फ आपको एक ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसको 24 घंटे पहले आप पानी में भिगो के रखें, रात भर पानी में भिगो दें और फिर अगले दिन जो है उनको बीजों को आप खेत में बो सकते हैं जी। या फिर आप पहले नर्सरी तैयार करके लगाना चाहें तो प्लास्टिक के पौधों पॉलीथीन के अंदर दो या 3 बीज पर पॉलीथीन में आप लगा दें, पर भिगोने के बाद, क्योंकि जो इसका सीड कोट है वो बहुत हार्ड होता है, कई बार वो मिट्टी में नहीं जम पाता है। तो थोड़ा आप उसको शेड में रख के ज़्यादा केयर करेंगे तो उसकी आपकी पौध तैयार हो जाएगी और फिर जो पौध है आप उसको 1-1.5 महीने के बाद अपने खेत में लगा सकते हैं जी। लेकिन खासतौर से जब औषधीय पौधों की हम बात करते हैं तो क्या इनकी खेती को जैविक विधि से भी हम अपना सकते हैं? क्योंकि अगर इसमें शायद रसायन का इस्तेमाल किया जाएगा तो हानिकारक हो सकता है, जो औषधीय गुण है वो भी कम हो सकता है। इस बारे में आगे आपसे मैं जानकारी लूंगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ सर, औषधीय पौधों के बीज मिलेंगे जी। कौन से औषधीय पौधा आप लेना चाहते हैं? अश्वगंधा का बीज कहाँ से उपलब्ध होगा? चंदौली उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं डॉक्टर वीना। हाँ, अश्वगंधा के बीज के लिए आप जो है एक तो NMPB है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या हिसार में है, आप हिसार से भी ले सकते हैं। आपकी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे भी वो सीड काउंटर है, आप वहाँ से अश्वगंधा का बीज ले सकते हैं। आनंद से भी आप ले सकते हैं। तो इन सब जगह से आप जो है अच्छी वैरायटी का बीज और उसके साथ कैसे उसको लगाना चाहिए वो सारे तरीके उसमें साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए कहाँ से आपको जो बीज की उपलब्धता है वो हो सकती है। ये ना सिर्फ ये संस्थान बल्कि इनकी वेबसाइट है, उन पर भी जाकर आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी किस तरीके से आपको लगाना है। और बाकायदा जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी कोशिश यही होती है कि अच्छी जानकारी मिले और उसके बाद आप अच्छी उपज जो भी आप फसल ले रहे हैं उसकी ले सकें। साथ ही डॉक्टर पांडे, आपसे हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे, अगर गन्ने में सिंचाई की बात की जाए तो पहले हम देखते थे सतही सिंचाई अक्सर हमारे किसान करते थे, लेकिन अब तो इसमें भी जो सूक्ष्म पद्धतियाँ हैं सिंचाई की उनका इस्तेमाल होने लगा है। आज भूमि का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। सरकार और हम सभी पढ़े लिखे लोग जल संचयन की बात करते हैं जी, लेकिन सत्यता ये है कि आज भी हमारे किसान भाई फ्लड इरिगेशन करते हैं जो किसी भी फसल के लिए आवश्यक नहीं है जी, और इतना पानी ये लोग बर्बाद करते हैं जिसके लिए सरकार ने, केंद्रीय मंत्रालय ने, सरकारों ने अपने केंद्रीय विभाग से काफ़ी स्कीम निकाल रखी है सतही सिंचाई के लिए, ड्रिप इरिगेशन वगैरह, और काफ़ी इसमें छूट मिल रही है। फिर भी किसान भाई इसको अपना नहीं पा रहे हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें, फ्लड इरिगेशन न करें। अब तो मैं फील्ड में जाता हूं, देखता हूं कि किसान भाई अपने मोबाइल से मोटर ऑन कर लेते हैं, बिजली आ गई, मोबाइल से मोटर ऑन हो गया, रात भर चला। कितना जल बर्बाद होता है। और फसल जैसे धान, गेहूं की फसल, गन्ने की फसल है,
तो वो धान नहीं हो सकती ना। धान में तो पानी भरा जाएगा, आप गन्ने में भी पानी भरते हैं तो क्या आपको उपज मिलेगी? पौधे की जड़ें सांस ले पाएंगी? और मिट्टी के अंदर जो उपयुक्त हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं क्या जीवित रह पाएंगे? तो किसान भाइयों को इसकी जानकारी, इनको तो लगता है कि बस पानी भरो। इसी के लिए हमारे संस्थान ने नमी सूचक यंत्र को विकसित किया है, जिसमें आप भूमि में लगाएं 2 मिनट के अंदर बता देगा। उसमें लाल हरी नीली बत्तियां लगी हुई हैं जी, वो और 2 कैथोड लगे हैं। खेत में ऐसे लगा दीजिए, सिंपल मेथड बता देगा कि इसको पानी की जरूरत है कि नहीं। ये बड़ा सस्ता है जी, और हर किसान को अपने पास रखना चाहिए, आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर दीजिए। बिल्कुल, काफी बेहतर तकनीक जो है। गन्ने की फसल को बार-बार सिंचाई चाहिए, हल्की सिंचाई। बिल्कुल, और उसी सिंचाई का ये जो मात्रा है, यानी कितनी सिंचाई होनी चाहिए, ये देखिए अब एक तकनीक के जरिए आपको पता चल सकता है। इस तरह का जो उपकरण है वो संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, यंत्र जो है। लेकिन ये सारी जानकारी हमारे जो किसान हैं उन तक पहुंचना बेहद ज़रूरी, जिससे ना सिर्फ वो जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनका सदुपयोग भी कर सकें और पानी को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकें। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं गन्ने की उन्नत खेती और कैसे आप औषधीय पौधों की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं रमाकांत जी? हेलो रमाकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल रही है सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। सर, एलोवेरा का करना चाहते हैं, एलोवेरा की खेती, तो है तो कहाँ से हम संपर्क करें? चलिए, हरदोई से ये बात कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं एलोवेरा की खेती के लिए कहाँ से इनको जो जड़ें हैं उपलब्ध हो सकती हैं, कैसे करें खेती? जी, कैसे क्या जानकारी हो अभी? एलोवेरा की जड़ों के लिए हमने जैसे पहले भी बताया, या तो आप आनंद से कर सकते हैं या उत्तर प्रदेश पे ही सीमैप इंस्टीट्यूट है जो CSIR का है, वो भी वहाँ से इनकी जड़ों को या पौध को उपलब्ध कराते हैं। आप वहाँ से ये पौध लेकर और अपने खेत में इसको लगा सकते हैं। और जो भी कोई उसके बारे में कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, खेती के बारे की जो जानकारी है, वो आपको सब वहाँ से मिलेगी। आप उनको कांटेक्ट करें और वहाँ से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, संपर्क करें। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट है, सीमैप लखनऊ में है ये।
देखिए आप वेबसाइट पर भी जाकर इसको डाल सकते हैं। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं जी, और उनसे कांटेक्ट करके आप वहां से ले सकते हैं एलोवेरा के पौधे। नहीं तो आप चाहें तो आनंद से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग आपको DMAPR आनंद में जो ICR का इंस्टीट्यूट है वो आपको सप्लाई कर देंगे। किसी नर्सरी में भी आप ले सकते हैं, पर नर्सरी से जो है वो इतना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आपको पौधे नहीं मिल पाएंगे। लार्ज क्वांटिटी में आप वहीं से ही ले सकते हैं। बेहतर यही कि देखिए जो ना सिर्फ प्रमाणित हैं बल्कि वहाँ के जरिए आपको पूरी जानकारी भी मिल जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे किसानों के लिए। आप जब भी लें तो प्रमाणित जो स्रोत हैं उनसे ही खरीदें। साथ ही यहाँ डॉक्टर पांडे आपसे भी हम जानकारी लेना चाह रहे थे, जैसे आपने बताया कि किस तरीके से जो कहीं ना कहीं सदुपयोग है जल का वो अभी तक नहीं हो पा रहा है गन्ने की खेती में। इसके साथ ही खाद की भी अगर बात की जाए तो अक्सर हम यही देखते हैं किसान को लगता है ज़्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल किया तो अच्छी पैदावार जो है वो मिल सकती है। और कभी कभी तो अगर हम गन्ने में चीनी की मात्रा को बढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या विकल्प आप सुझाना चाहेंगे किसानों को? किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपने गन्ने की खेती करें तो नत्रजन और फास्फोरस, यूरिया और DAP तो डालते हैं, कुछ किसान भाई पोटाश डालते ही नहीं। अगर अपने खेत में 35 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ डालें, जो डालना चाहिए, तो उससे पौधा सशक्त बनता है, पौधे में रोगरोधिता बढ़ती है और चीनी का विकास और गन्ने में वजन बढ़ता है। जी, किसान भाई नाइट्रोजन डालते हैं जिससे फसल तेजी से विकसित होती है, तेजी से ग्रो करती है, हरापन बढ़ता है, कीड़े बीमारी ज्यादा लगते हैं। जी, और पोटाश नहीं डालते तो कारण है कि किसान भाई पोटाश निश्चित रूप से डालें। और जो पौधे से पौधे की लाइन से लाइन की दूरी है कम से कम 4 फीट पे बिजाई करें। यह गन्ने को सूर्य का प्रकाश और हवा का संचार पूरे खेत में होना चाहिए और पत्तियां इतनी खुल के फैली होनी चाहिए, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए कि गन्ने के पत्ती गन्ने के ऊपर चढ़ी हुई है। जी, और इससे प्रकाश जितना मिलेगा उतना पौधे भोजन बनाएंगे, पौधे उतना सशक्त होंगे, उसमें चीनी की मात्रा और वजन बढ़ेगी। जी, तो हमारे किसान भाइयों को आज इस माध्यम से मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि गन्ने की खेती की लाइन कतार से कतार दूरी बढ़ा दीजिए और पोटाश निश्चित रूप से पोटेशिक फर्टिलाइजर डालिए। जी, और अगर संभव है तो कंपोस्ट, हरी खाद डालना ही चाहिए। जो नहीं डाल पाते हैं इनको डालें। डॉक्टर पांडे, एक और सवाल हमारे पास है। किसान कॉल सेंटर के जरिए भी हमारे जो दर्शक हैं वो अपने सवाल दर्ज कराते हैं। रामवीर जी हैं उत्तर प्रदेश से और इनका सवाल है कि जो गन्ने का गोला है वो पीला पड़ रहा है, इनको क्या करना चाहिए ऐसे में? इस अवस्था में अब फसल हमारी मैच्योर हो चुकी है जी, और अगोला पीला पड़ने के बहुत सारे कारण हैं और अब तो फसल कटाई की अवस्था में है जी। अगर इस समय अगोला पीला पड़ रहा है तो इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर दवाई डालने के लिए समय भी नहीं है और ये डाल भी नहीं सकते। और अगोला पीला पड़ने के लिए बहुत सारे कारण हैं, जिसमें चूसने वाले कीड़े, उसमें मोज़ेक नामक बीमारी लग जाती है। तो किसान भाई अगर इतना समय नहीं है, अगर हमारा व्हाट्सएप पे फोटो भेजें, बहुत लोगों के पास हमारे पूरे देश में नंबर है, वार्तालाप होती रहती है जी। तो इस समय इनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, फसल पक चुकी है। जी बिल्कुल। और समय रहते देखिए अगर आप अपनी फसल में इस तरह के लक्षण देखते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण कि ना सिर्फ आप समय से निगरानी लगातार करते रहें और किसी भी तरह के अगर लक्षण दिखते हैं या कुछ रोग बीमारी की आशंका आपको लगती है तो जो वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह आप ज़रूर लें। साथ ही यहाँ डॉक्टर एस के पांडे, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी धन्यवाद जी। तो करनाल से डॉक्टर पांडे हमें यहाँ जानकारी दे रहे थे। साथ ही डॉक्टर वीना, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से औषधीय पौधों की खेती हमारे किसान बड़े पैमाने पर अब करने लगे हैं तो यहाँ एक जो प्रसंस्करण का विकल्प है वो काफ़ी हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये प्रसंस्करण का जो सवाल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि औषधीय पौधों की प्रोसेसिंग जितनी अच्छी होगी उसके अंदर जो उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या जो केमिकल कंपाउंड है वो उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा और मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा। तो प्रसंस्करण के लिए आपको प्रॉपर तरीके से उनको जो है
प्रोसेस करना होगा। जैसे मान लो एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा कालमेघ है, कालमेघ की पत्तियां जैसे आप काटते हो, वैसे तो आयुर्वेद में तो पूरा पांचांग यूज करते हैं जी। तो उसके लिए आपको पौधे के जब आप कटाई करें मैच्योरिटी पे, तो उसको शेड ड्राई करें, उसको धूप में ड्राई नहीं करें, क्योंकि धूप में ड्राई करने से जो मॉइस्चर है, जो पत्तियों की नमी है, वो बहुत जल्दी निकलती है और उससे उसमें कंटेंट कम होने की संभावना रहती है जी। दूसरा, हार्वेस्टिंग का जो कटिंग का टाइम है, जब फूल और बीज बनने लगता है, उस टाइम एंडोग्राफेलाइट कंटेंट्स मैक्सिमम स्टेज पे होते हैं। उस टाइम आप अगर फसल को काट के और उसको अच्छे से छाया में सुखाएं, जैसे तिरपाल के ऊपर आप बिछा दें उसको और दिन में 2-3 बार उलट पुलट करते रहें, तो जो वो सूखी हुई फसल होती है उसमें एंडोग्राफेलाइट ज़्यादा होता है और आप में उसको मार्केट में आप जब बेचने जाएंगे तो आपको रेट भी उसका ज़्यादा ही मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, इस बारे में आपको ख्याल रखना होगा, यानी जो मानक हैं उनका ख्याल रखें और बेहतर सही भाव मानकों आपको के मिल साथ सकता आप है। फसल तैयार करें। जैसे अश्वगंधा है, आप अश्वगंधा की फसल लगा रहे हैं, उसकी जो जड़ें हैं, मेन जड़ों का ही उसमें उपयोग होता है दवाई के बनाने के लिए। तो जड़ें भी जब आप निकालते हैं 18 महीने के बाद जो है वो पक जाती हैं जड़ें। जड़ों का जो ग्रेडिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 तरह की जड़ें उसमें से निकलती हैं, जो थोड़ी उंगली के बराबर मोटी होती हैं और उनकी लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर। आप उसको काट के यानी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसके बाद आप अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। अच्छा मुनाफा आप जितना प्रोसेसिंग अच्छी करेंगे, कंटेंट उतना ज्यादा अच्छा होगा और आपका माल की क्वालिटी अच्छी होगी। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर वीना गुप्ता, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जाना आज सभी ने कैसे आप औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, अलग अलग विकल्प आपके पास। अब चलिए हमारा जो अगला विषय रहेगा वो आपको जल्दी से यहाँ बता दें। हमारा अगला विषय रहेगा खासतौर से रबी मक्का की बुआई एवं उन्नत किस्में, और साथ ही आपको जानकारी देंगे ब्रोकली और अन्य गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में। साथ ही आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव इस पर लिखकर भेज सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। हिंदी में आपको टाइप करना होगा हेलो किसान, और आप अपनी जो जानकारी है ले सकेंगे इसके माध्यम से भी। साथ ही किसान कॉल सेंटर का नंबर आपको सभी को याद होगा, ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अब ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, फिर ये सारी जानकारी आप यूट्यूब के माध्यम से ले सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके साथ ही फोटो खींचते हैं।